एवरीवन, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम पॉलिटी के एमसीक्यूज़ की जो हमने सीरीज चालू की थी उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिया है और पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, और कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये पूछा है। देखते हैं कौन से स्टेटमेंट्स है। The representatives were to be elected from the 4 constituents: हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। तो हमें पता है कि यहाँ पे 3 कंस्टिट्यूएंट्स थे। कौन से? मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल में कौन थे? हिंदू प्लस जो रिमेनिंग जो कैटेगरी थी, तो ये उसमें ऐड होते थे। ओके, यहाँ पे कौन से 3 कंस्टिट्यूएंट आएंगे? मुस्लिम, सिख एंड जनरल कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होता है? रॉन्ग होता है। ओके, आगे देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे याद रखिएगा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी जो थे उसका चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर कंसिस्टेड ऑफ टोटल 8 मेंबर्स। यहाँ पे उन्होंने 8 मेंबर दिए, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे टोटल 7 मेंबर्स थे। इसके कारण चौथा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसके कारण हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी। ओके, आगे देखते हैं। Which of the following provision of the Constitution of India was or were given immediate effect from November 26, 1949? यहाँ पे उन्होंने 4 ऑप्शन यहाँ पे क्या बताया कि जब नवंबर 26, 1949 को हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया था, तो कौन सी प्रोविज़न जो है वो उसी टाइम से इनेक्ट हुई थी। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं: सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस, इलेक्शन एंड फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सिटीजनशिप प्लस इलेक्शन, ये दोनों प्रोविज़न जो है वो उसी टाइम से इनेक्ट हुई थी। और बाकी की जो प्रोविज़न है कब इनेक्ट हुई थी? जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्फोर्स हुआ था। कब? 26 जनवरी, ओके, 1950। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे? 1 और 3, मतलब ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको अडॉप्ट करने के लिए कौन सी प्रोसीजर फॉलो की थी? तो देखते हैं कौन से ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, इट वाज सबमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन। ये ऑप्शन गलत है। ओके, आगे देखते हैं। इट वाज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल फॉर हिज एसेंट। ये भी गलत है। सिर्फ गवर्नर जनरल का एसेंट मिलकर कोई भी फायदा नहीं होगा। इट वाज एडॉप्टेड व्हेन द इंटरिम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट। ये भी रॉन्ग हो जाता है। ओके, और जो फाइनल ऑप्शन क्या है? इट वाज एडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। और अभी भी हम कोई भी बिल पास करते हैं तो भी यही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। Who among the following was the chairman of States Committee of the Constituent Assembly? स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन कौन से हैं? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। यहाँ पे ये 2 ऑप्शन जो है वो गलत हो जाते हैं। हमें पहले ही, मतलब अगर हमने पॉलिटी ठीक से पढ़ा है तो हमें अंदाज़ा आ जाता है। ओके, तो सिर्फ कन्फ्यूजन ये दोनों ऑप्शन में रहता है। तो यहाँ पे आप हमारा आंसर जो है आंसर बी है। ओके, तो जो स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज framed by the Constituent Assembly was finally adopted and enacted on। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया? तो हमें पता है कि
26 नवंबर 1949, हमारा ऑप्शन जो है सी आएगा यहाँ पे। और जनवरी 26 1950 को क्या हुआ था, वो इन्फोर्स हुआ था, मतलब वो एक्चुअली उसको मतलब इंडिया पे उसका इन्फोर्समेंट हो गया था। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। ओके, यहाँ पे देखते हैं स्टीयरिंग कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि सेकंड लिस्ट में ऑप्शन दिया है स्टीयरिंग कमेटी। अब स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन रहेगा, जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे, जे.बी. कृपलानी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थे उसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। तो हमारा ऑप्शन क्या आता है यहाँ पे, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, यहाँ पे हमें क्या करना है, उनको जो इलेक्ट किया था वो कैसे इलेक्ट किया था वो बताना है। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये ऑप्शन रॉन्ग है। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, ये भी रॉन्ग हो जाता है। इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ऑप्शन डी क्या है, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये भी रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी। उनको क्या किया था, लेजिस्लेचर जो थे डिफरेंट प्रोविंस के उन्होंने इलेक्ट किया था, और जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने उनको नॉमिनेट किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, सर बी.एन. राव। ओके, तो ये बाकी के ऑप्शन गलत हो जाते हैं। आगे देखते हैं एसर्शन एंड रीजन दिया है। एसर्शन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 1946 वाज नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और रीज़न जो दिया है, रीज़न क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट असर्शन जो है ये हमें पता है ये करेक्ट है। क्यों, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी एक कैसी थी, उनको लेजिस्लेचर जो थे डिफरेंट प्रोविंस के वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट करके दिया था। ओके, तो ये यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज पे उनको इलेक्ट नहीं किया था। और रीज़न क्या दिया है उन्होंने कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो कहाँ से फॉर्मुलेट की थी, कैबिनेट मिशन प्लान। हमें पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में आया था। ओके, तो उससे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट उसी प्लान से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया था। ओके, तो दोनों भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका और इसका कोई भी संबंध नहीं है। इसके कारण हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ए। क्या, both A and R are individually true and सॉरी यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी आएगा। क्यों, कि दोनों का कोई भी संबंध नहीं, इसके कारण both A and R are individually true but R is not the correct explanation of A। ओके, आगे देखते हैं Who among the following move the objective resolution in the constituent assembly? ऑप्शन है सर बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। बी.एन. राव कौन थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव नहीं किया था। बी.आर. अम्बेडकर जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव नहीं किया था, तो ये भी गलत हो गया। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके वो चेयरमैन थे, तो उन्होंने भी ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव नहीं किया था। तो हमारा आंसर बन जाता है जवाहरलाल नेहरू। ओके, 11th स्टेटमेंट देखते हैं, 11th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है और कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज अ प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एच.सी. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
तो हमें पता है कि जो फ्रेंच प्रैक्टिस थी उससे हमने जो ओल्डेस्ट मेंबर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उसको एज अ प्रोविजनल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था और वो थे हमारे एस.पी. सिन्हा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। एच.सी. मुखर्जी जो है ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। और एक जो व्यक्ति था वो एक वाइस प्रेसिडेंट थे, वो कौन से थे? पी.टी. कृष्णमाचारी। मतलब हमारे उस टाइम दो वाइस प्रेसिडेंट थे, एच.सी. मुखर्जी एंड पी.टी. कृष्णमाचारी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है? बोथ 1 एंड 2। ओके, तो यहाँ पे हमने सेकंड चैप्टर पे टोटल 11 एमसीक्यूज लिए हैं। ओके, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाहर सेकंड चैप्टर पे कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा। ओके, ये जो एमसीक्यू है वो सफिशियंट है सेकंड चैप्टर के लिए। आप इसको ही ठीक से पढ़ेंगे तो आपका सेकंड चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।